अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी आज आपके लिए मैं CS11 का मिड टर्म के हवाले से वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने ये जो CS11 के जो मॉड्यूल्स हैं उनके मुताबिक ये MCQs बनाए हुए हैं। MCQs बनाए हुए हैं, साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे मज़ीद और भी MCQs बन सकते हैं। इस हवाले से ऐसे मैंने MCQs बनाए और तमाम मैंने वेट के हवाले से तकरीबन तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर किए हैं। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपने दोनों पार्ट लाजमी तौर पर देखने, क्योंकि मॉड्यूल वाइज कवर है। तो आधे मॉड्यूल एक वीडियो में कवर होंगे और आधे मॉड्यूल दूसरी वीडियो में कवर होंगे, ठीक है। तो आपने दोनों पार्ट लाजमी तौर पर देखने। तो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है और अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए मुझे अप्रिशिएट करना है ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ऐसी इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या कहलाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग या नेटवर्क। इसका आता है बी ऑप्शन, सॉफ्टवेयर। तो इसके दूसरे ऑप्शन एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हार्डवेयर क्या है? द फिजिकल और द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब MCQs में आ जाए तो फिजिकल टेंजिबल पार्ट्स क्या कहलाते हैं, तो आपने याद रखना चाहिए कि वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा नेटवर्क क्या है? द सेट ऑफ कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की शेयरिंग के लिए जो कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन होता है उसे क्या कहलाते हैं? नेटवर्क कहते हैं। इसकी एग्जांपल इंटरनेट, ठीक। दूसरा प्रोग्राम में क्या है? प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एंड एक्सिक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम। ऐसा यानी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना या डिज़ाइन करना फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क। किसी मखसूस टास्क को पूरा करने के लिए कोई प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना या डिज़ाइन करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन आता है? बी ऑप्शन, सॉफ्टवेयर आता है इसका करेक्ट ऑप्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। नेक्स्ट MCQ इज डैश इज any collection of data or information that is specially organized for the rapid search and retrieval of by computer। डाटा या इंफॉर्मेशन की कोई भी कलेक्शन जो कि जो कंप्यूटर की रिट्रीवल और रैपिड सर्च के लिए करने के लिए ऑर्गेनाइज की, जो से क्या कहते हैं? एल्गोरिदम, रोबोट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या डाटाबेस। तो ये डाटाबेस की डेफिनेशन है, इसका डी ऑप्शन आता है, डाटाबेस। बाकी हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन की जाए उसे एल्गोरिदम कहते हैं। या द सेट ऑफ स्टेप्स इन द सीक्वेंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी सीक्वेंस के साथ कोई ऐसे स्टेप्स जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें, उन्हें क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। नेक्स्ट है रोबोट, मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट अ कम्प्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिकली। ऐसी मशीन जो कि कम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल जो एक्शन हैं वो खुद करे, उसे क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के जरिए जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट करना, या इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं उनको मैनिपुलेट करना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कलेक्टिवली में IT भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसका क्या आता है? डाटाबेस आता है, करेक्ट ऑप्शन इसका डाटाबेस है। कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटाबेस। नेक्स्ट MCQ is the strategy of basic introduction to almost all courses is called। तमाम कोर्सेज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसकी ऐसी स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग, डेप्थ फर्स्ट लर्निंग, क्वेरी या केस सेंसिटिव। तो इसका ए ऑप्शन आता है, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग, वन पर्टिकुलर कोर्स इज फर्स्ट कवर्ड देन डिटेल देन नेक्स्ट कोर्स इज कवर्ड। ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग में था कि हम जो तमाम कोर्सेज था उनका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। जो डेप्थ फर्स्ट लर्निंग है इसका मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर कोर्स लेंगे, उसे मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे डिटेल के साथ, फिर नेक्स्ट कोर्स कवर करेंगे। इस तरीके से डेप्थ फर्स्ट लर्निंग है। क्वेरी क्या है? द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू द सर्च इंजन फॉर सर्चिंग। हम फर्ज के गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, जो कुछ हम लिख रहे हैं उसे क्वेरी कहेंगे, यानी ऐसे वर्ड जो उस सर्च इंजन को हम दे रहे हैं ताकि वो सर्चिंग परफॉर्म करे, उसे क्वेरी कहते हैं। केस सेंसिटिव क्या है? गूगल डज नॉट डिक्लोज कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, यानी हम कोई क्वेरी कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, गूगल इससे डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये कैपिटल है, ये कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, वो हमें उसके मुताबिक रिजल्ट दे देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को केस सेंसिटिव कहते हैं, ठीक है, याद रखना। इसका ये ऑप्शन आता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल कोर्सेज का ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग।
नेक्स्ट इज डैश यूज फॉर एग्जैक्ट मैच। इनमें से कौन सा सिंबल है जो एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है? आपको पता है कि ये डबल कोटेशन होता है, जो सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। ये हम इसके बाद दूसरे जो एमसीक्यूज हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो एट द रेट होता है परफॉर्म द गूगल टू सर्च क्वेरी ऑन पर्टिकुलर सोशल मीडिया। फर्ज कि हम गूगल पे बैठे हैं, हम किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे कोई भी क्वेरी सर्च करना चाहते हैं तो एट द रेट लिख के वो जो सोशल मीडिया है उसका नाम लिख देंगे। फर्ज कि हम इमरान खान को ट्विटर पर सर्च करना चाहते हैं तो लिखेंगे इमरान खान एट ट्विटर, तो ट्विटर पर इमरान खान के मतलब या उसकी आईडी या प्रोफाइल वगैरह वो खुल जाएगी। इस तरीका ऐड फेसबुक पर देखेंगे तो फेसबुक पर इमरान खान की जो आईडी बनी होगी वो खुल जाएगी। ठीक है, एट द रेट यानी गूगल पे हम बैठे हैं, किसी स्पेसिफिक सोशल मीडिया पर हम कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं क्वेरी, तो एट द रेट लिख के क्वेरी लिखेंगे, एट द रेट लिख के उस सोशल मीडिया का नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हैश टैग टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पेजेस। ये हमें किसी भी स्पेसिफिक पेजेस के बारे में आइडेंटिफाई करना है हमें, तो उसके लिए हम हैश टैग यूज़ करेंगे, जैसे हैश टैग पाक आर्मी, हैश टैग पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है माइनस एक्सक्लूड द वर्ड फ्रॉम क्वेरी, फॉर एग्जांपल जैगुआर, एनिमल एंड कार। हम कोई क्वेरी में से कोई स्पेसिफिक वर्ड एक्सक्लूड करना चाहते हैं, जैसे जैगुआर एक एनिमल भी है और कार भी है। अगर हम चाहते हैं कि जैगुआर सिर्फ एनिमल सर्च, जो कार सर्च ना हो, तो हम लिखेंगे जैगुआर माइनस लिख के आगे कार लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सी ऑप्शन, डबल कोटेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज़ यूज टू सर्च क्वेरी एंड स्पेसिफिक साइट। हम उसकी स्पेसिफिक साइट पर जो क्वेरी सर्च करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट youtube.com, द info youtube.com, कैशे एट youtube.com, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी एट youtube.com। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं हम। info at youtube.com टू सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक साइट। किसी स्पेसिफिक साइट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करना, उसे कहते हैं हम और इन्फो लिखेंगे आगे यूट्यूब लिख देंगे। ठीक है, स्पेसिफिक साइट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करें। अच्छा, रिलेटेड है यूट्यूब टू सर्च रिलेटेड वेबसाइट, यानी किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन्फो लिख देंगे। अगर उसके रिलेटेड वेबसाइट देखने की ऐसी वेबसाइट दूसरी कौन सी है तो उसे हम रिलेटेड लिख के आगे वेबसाइट लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से कैशे एट youtube.com टू सर्च द कैशे वर्जन ऑफ व्हेन द वेबसाइट इज़ डाउन, यानी वेबसाइट जब डाउन है, हमने पिछली कोई हमारी हिस्ट्री है वो सर्च की हुई है, लेकिन हम वही जो है हिस्ट्री सर्च करना चाहते हैं, तो इसलिए हम कैशे एट यूट्यूब यानी उसी कैशे लेके जिस वेबसाइट पर सर्च करना चाहते हैं वो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी, यानी हम PDF फाइल में कोई लेना चाहते हैं, फाइल टाइप स्पेसिफिक फाइल टाइप लेना चाहते हैं, जैसे PDF, JPG वगैरह ऐसे, तो ऐसे लेके उस क्वेरी का नाम लिखेंगे, EXT लेके आगे वो लिख देंगे स्पेसिफिक साइट। ठीक है, स्पेसिफिक फाइल टाइप का जो है वो लिख देंगे। क्वेरी अबाउट स्पेसिफिक साइट के लिए हम ऑप्शन ए यूज़ करते हैं, विच यूनिवर्सिटी साइट youtube.com, यानी विच यूनिवर्सिटी हम सर्च करना चाह रहे हैं, किस साइट पर यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द अर्लियर कंप्यूटर डिवाइस वाज, अर्लियर कंप्यूटर डिवाइस कौन सी थी? अबेकस, पंच कार्ड, टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर्स या ENIAC। तो इसका ए ऑप्शन आता है ENAIC। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। रूट्स इन एंशिएंट चाइना यूज्ड इन ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अबेकस की रूट्स जो है वो एंशिएंट चाइना में है और इसकी ग्रीक और जो रोमन सिविलाइजेशन है उसमें भी इस्तेमाल हुआ। पंच कार्ड क्या है? हरमन हुलैरिथ ने इसे पहले मतलब इस्तेमाल किया था। उसने क्या किया था कि इंफॉर्मेशन को पेपर की होल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कराया। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर, पास्कल, लेबनीज और बैबेज ने इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और टेक्नोलॉजी ऑफ गेयर को स्टार्ट किया। चलो ENIAC क्या है? ENIAC का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर को ENIAC कहते हैं। इसे किसने डिज़ाइन किया था? जॉन मैचुले एंड रेस्पर इकर्ट ने डिज़ाइन किया, आपने याद रखना चाहिए। सबसे अर्लियर कंप्यूटर डिवाइस कौन सी थी? अबेकस थी, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है ENIAC वाज मेड ऑफ हाउ मेनी कैपेसिटर। ENIAC कितने कैपेसिटर मिलकर बनना है? 1800, 20,000, 10,000 या 70,000। जैसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो ENIAC है वो 1800 स्क्वायर फीट का होता है। इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, 1500 रिलेज होती हैं इसमें, 10,000 इसमें कैपेसिटर होते हैं, 70,000 रजिस्टर होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसका वेट तकरीबन 30 टन होता है और जो इसकी कॉस्ट है डॉलर में
वो 4,87,000 है इसकी। और पाकिस्तानी रुपीज़ में ये तकरीबन 62.5 मिलियन रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपने ध्यान रखनी। पूछा हुआ था कितने कैपेसिटर से मिलकर बना होता है, तो ये 10,000 कैपेसिटर से मिलकर, मतलब ऑप्शन सी इसको करेक्ट ऑप्शन। हु लॉन्च डेस्कटॉप कंप्यूटर इन एट पीसी? डेस्कटॉप कंप्यूटर और पीसी किसने लॉन्च किया था? आपको पता है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर लॉन्च किया था वो स्टीव जॉब और स्टीफन वोजनिक ने किया था, और जो पीसी है वो आईबीएम ने किया था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर बाय स्टीव जॉब और स्टीफन वोजनिक 1976 में स्टीव जॉब और स्टीफन वोजनिक ने डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोवाइड किया था, और आईबीएम लॉन्च पीसी इन 1981, और 1981 में आईबीएम ने पीसी लॉन्च किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन डी ठीक है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टीव जॉब और स्टीफन वोजनिक ने दिया, और पीसी जो है वो आईबीएम ने दी। नेक्स्ट इज 4 बिट कंटेन हाउ मैनी नंबर ऑफ पैटर्न? 4 बिट्स हैं, उसमें नंबर ऑफ पैटर्न कितने? इसका फार्मूला 2 की पावर n होता है। n जो है नंबर ऑफ बिट्स हैं तो इज इक्वल टू पैटर्न, यानी बिट्स 1 होंगी तो नंबर ऑफ पैटर्न 2 होंगे, बिट 2 होंगी तो नंबर ऑफ पैटर्न 4, इस तरह बिट्स 3 होंगी तो नंबर ऑफ पैटर्न 8, बिट्स 4 होंगे नंबर ऑफ पैटर्न 16। इस तरीके से 2 की पावर n वाला फार्मूला लगा के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 बिट्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ पैटर्न कितने होंगे? 16 होंगे। इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट द ट्रू फॉल्स वैल्यूज इज कॉल्ड? वो ऑपरेशन जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू उसको मैनिपुलेट करते हुए क्या कहलाता है? एंड ऑपरेशन, एंड और ऑपरेशन, एक्सऑर, एक्सक्लूसिव और, या नॉट ऑपरेशन, बूलियन अलजेब्रा या बूलियन ऑपरेशन। तो इसका डी ऑप्शन आता है बूलियन ऑपरेशन। ठीक है, अगर ये आपने ये टेबल लाजमी याद रखना है कि जो ये एंड गेट, और गेट और एक्सक्लूसिव और गेट का ये सिंबल है। ठीक है, एंड गेट में आपने ये आपको टेबल याद रखना है। एंड गेट में 1 उस वक्त होता है जब दोनों 1 हो तो एंड 1 होता है। अच्छा, और गेट में जब दोनों 0 हो तो उस वक्त 0 होता है, बाकी 1 होता है। और जो एक्सक्लूसिव और होता है उसमें जब वैल्यूज़ ए और बी की डिफरेंट हो तो तब 1 होता है, बाकी 0 होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ऑपरेशन दैट मैनिपुलेट ट्रू फॉल्स वैल्यूज इज कॉल्ड बूलियन ऑपरेशन। तो इसका डी ऑप्शन है। आपने इनकी ये साइन भी याद रखने हैं, ये कि एंड ऑपरेशन किस तरह का होता है और एक्सक्लूसिव और किस तरह का होता है। नेक्स्ट MCQ इज व्हाट विल द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स पैटर्न? ये बिट पैटर्न की स्ट्रीम दी हुई है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ताकि आपको याद रहे। ये हाईलाइट क्यों है, हाईलाइट नहीं किया होगा अगर कोई क्वेश्चन आएगा। इस तरह बिट्स की स्ट्रीम दी हुई है, उसने पूछा हुआ है कि इसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब पहले आपको हेक्साडेसिमल जो नोटेशन है वो आप याद रखनी चाहिए। हेक्साडेसिमल नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड नोटेशन नोन एज हेक्साडेसिमल। जो शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है उसे हेक्साडेसिमल नोटेशन कहते हैं। स्ट्रीम इज ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट इज ऑफन कॉल्ड स्ट्रीम। जो बिट्स का लॉन्ग स्ट्रिंग होती है उसे स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नोटेशन में आपको ये बात याद रखनी चाहिए। ये अगर आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आती है तो 9 तक वैसी सेम होती है। उसके अलावा अगर डेसिमल में 10 से आगे होते हैं तो यहाँ पे ए से आगे ABCD आगे ये स्टार शुरू मिल जाए। तो आपने याद रखना है, इसके मुताबिक करना। अगर हम ये देखें तो पहला 111 देखें तो इधर भी 1111 इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल में B को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से 1100 को देखें तो वो C को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरी जो स्ट्रीम है बिट की ये ऑप्शन C को रिप्रेजेंट कर रही है। BC 210 40 50 जो मैंने अपनी VUID के मुताबिक बनाई। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इन मेन मेमोरी ईच सेल इज असाइंड ए यूनिक नेम कार्ड। मेन मेमोरी में हर सेल को एक यूनिक नाम दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, डी रैम कहते हैं या SD रैम कहते हैं। इसका बी ऑप्शन आता है एड्रेस। ठीक है, मेन मेमोरी क्या है आपको याद रखना चाहिए। बिट रिजर्वायर ऑफ द नोन एज मेन मेमोरी। बिट का रिजर्वायर, जैसे एक डैम पानी का रिजर्वायर होता है, पानी उसमें स्टोर होता है, इस तरीके से मेन मेमोरी जो होती है ये बिट का रिजर्वायर होता है। ठीक है, बिट रिजर्वायर इज नोन एज मेन मेमोरी। रैम क्या है? तो रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू असेस सेल्स इन एनी ऑर्डर, यानी जो सेल्स होते हैं उसको किसी भी ऑर्डर में रसाई हासिल करने के लिए जो रैम यूज़ करते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फिर ऑन हो जाती है। ठीक है, तो ये वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है डी रैम। क्या है? स्टोर बिट्स एज ए टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रेश मिनट में सेकंड। जो डी रैम होती है
वो टिनी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक चार्ज की सूरत में जो बिट्स है उसको स्टोर करती है और एक सेकंड में कई मरतबा ये खुद ब खुद रिफ्रेश होती है। और एस डी रैम क्या होती है, ये असल में ये डी रैम को सपोर्ट करने के लिए होती है ताकि जो सेल को रिट्रीव करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको डिक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, तो असाइन ईच सेल असाइन टू यूनिक नेम कॉल्ड एड्रेस, तो इसका भी ऑप्शन आता है। नेक्स्ट है इन मैग्नेटिक सिस्टम ईच हेड ट्रांसवर्स ए साइकिल कॉल्ड। मैग्नेटिक सिस्टम में हर हेड एक साइकिल पूरा करता है, ट्रांसफर चक्कर काटता है, उसे क्या कहते हैं? सीक टाइम कहते हैं, रोटेशन डिले, असेस टाइम या ट्रैक। तो इसका डी ऑप्शन आता है ट्रैक। ठीक है, बाकी हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीक टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीट्रैक्ट हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, यानी सी डी की एग्जाम्पल ले लें, उसमें जो रीट्रैक्ट हेड है वो मूव कर रहे हैं एक ट्रैक से सेकंड ट्रैक पे मूव करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसे सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, रोटेशन डिले क्या होता है? एवरी टाइम रिक्वायर्ड टू डाटा टू रोटेट अराउंड द रीट्रैक्ट हेड, राइट हेड के इर्द गिर्द डाटा रोटेट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसे रोटेशन डिले कहते हैं। इस तरीके से असेस टाइम क्या है? सीक टाइम और रोटेशन डिले का जो सम है उसे असेस टाइम कहते हैं। आपने याद रखनी बात, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है सेक्टर है इक्वल नंबर ऑफ बिट्स, उसके जो सेक्टर होते हैं उसमें बिट का जो नंबर होता है इक्वल होता है, वो तकरीबन 512 बाइट से फ्यू किलो बाइट्स तक होता है। और जो टिपिकल डिस्क होती हैं उसके तकरीबन 10 जोन्स होते हैं, 10 जोन में वो डिवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आता है ट्रैक। इन मैग्नेटिक सिस्टम ईच हैव ट्रांसवर्स ए साइकिल कॉल्ड ट्रैक। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क इज। कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीटी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 600 से 700 MB, 700 से 800 MB, 800 से 900 MB या 500 से 700 MB। इसका ये ऑप्शन आता है 600 से 700 MB। बाकी हम देखते हैं जो DVD इज ए स्टोरेज कैपेसिटी इन GB। जो DVD होती है वो GB में जो होती है वो डाटा स्टोर कर सकती है। इस तरह ब्लू रे होती है उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो DVD के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा होती है। और फ्लैश ड्राइव आपको याद रखनी है, जो फ्लैश ड्राइव होती हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी हुई होती है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसके अलावा जो SD कार्ड होता है, जो हाई कैपेसिटी का SD कार्ड 32 GB तकरीबन स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो एक्सटेंडेबल कैपेसिटी का SD कार्ड होता है वो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो टेराबाइट तक या GB से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा CDR 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। CD जो हमेशा होगी वो 12 सेंटीमीटर, डायमीटर उसका 12 सेंटीमीटर होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल, उस पर आप देखें तो लाइट डालें तो रिफ्लेक्शन पड़ती है, यानी वो रिफ्लेक्टिव मटेरियल का बना होता है। इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन दैम बाय क्रिएटिंग वेरिएशन इन द रिफ्लेक्टिव सरफेस। उस CD पर हम इन्फॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? उसमें जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है उसमें कलर की वेरिएशन करके उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। डाटा स्टोर इन सिंगल ट्रैक स्पाइरल फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। और डाटा जो होता है ना वो उसकी सेंटर से आउटवर्ड की तरफ स्टोर करते हैं। ठीक है, और स्पाइरल फॉर्म में हम यानी गोल दायरे की फॉर्म में स्पाइरल फॉर्म में उसको डाटा स्टोर होते हैं। ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। हर ट्रैक जो होता है सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। कैपेसिटी ऑफ सेक्टर इज 2 KB। और जो सेक्टर की कैपेसिटी होती है वो 2 KB होती है। और जो 1 सेकंड की हम ऑडियो रिकॉर्ड करें उसका 1/75वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसका CD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 600 से 700 MB। उसके अलावा यूनिकोड यूज हाउ मैनी बिट्स फॉर स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। यूनिकोड होता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए कितने बिट्स यूज़ करता है? 7 बिट्स, 21 बिट्स, 24 से 32 बिट या 64 बिट। तो इसका B ऑप्शन आता है। यूनिकोड जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वो 21 बिट्स की होती है। ठीक है, इसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जो ASCII कोड होता है ASCII कोड, वो 7 बिट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और उसमें मोस्ट सर्टिफिकेंट जो नंबर बिट होती है वो 0 होता है। इसके 27 कम्बिनेशन इज इक्वल टू 128 फॉर्म्स। ठीक है, और इसके अलावा UTF-8 है वो 24 से 32 बिट यूज़ करता है। और इसके अलावा फाइल एग्जिस्टेंस द लॉन्ग सिंबल इनकोडेड ASCII कोड यूनिकोड इसका टेक्स्ट फाइल। ये ASCII कोड या यूनिकोड का में जो इनकोडेड लॉन्ग सिंबल होती हैं उन्हें हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसका उसका 21 आता है। तो आगे है वी यूज 3 बाइट्स टू रिप्रेजेंट 1 पिक्सल इन। हम एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बाइट्स यूज़ करते हैं। इसे क्या कहते हैं? RGB इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, इसे रेड ग्रीन ब्लू इनकोडिंग कहते हैं। ये ऑप्शन इसका आता है। बाकी हम इसका देखते हैं। इनकोडिंग मेथड पिक्सल टू मैप। इन ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ईच पिक्सल इज इक्वल टू 1 बिट। ब्लैक एंड वाइट इमेज जो होती है उसमें हर पिक्सल 1 बिट के बराबर होता है।
जैसे कोई इमोजी हो या फेस सिमिली हो, ब्लैक एंड वाइट हो तो ईच पिक्सल 1 बिट के बराबर, ठीक है। इसके अलावा शेड ऑफ ग्रे 8 बिट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कलर ऑफ इमेज में हम 1 रेड के लिए 1 बाइट रेड के यूज़ करते हैं, 1 बाइट ग्रीन और 1 बाइट ब्लू, यानी रेड ग्रीन ब्लू इनकोडिंग के लिए हम 3 बाइट्स यूज़ करते हैं। पूछो यही था कि 3 बाइट किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आता है रेड ग्रीन ब्लू इनकोडिंग, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑन सितंबर 1989 हॉस्पिटल सिस्टम मेल फंक्शन एट दी 32,766 days have passed in after January 1, 1900 and thus it produced negative value। वो कहते हैं सितंबर 1999 को जो हॉस्पिटल सिस्टम मेल फंक्शन करना शुरू कर गया, क्योंकि उसके 32,768 डेज पास हो चुके थे 1 जनवरी 1900 के बाद, ठीक है। तो उसके बाद उसने नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। इसकी वजह क्या थी? बिकॉज 4 बिट्स वर यूज टू कम्प्लीमेंट नोटेशन में 4 बिट्स यूज़ किए गए थे, 2 कम्प्लीमेंट नोटेशन में 8 बिट्स यूज़ किए गए थे, 2 कम्प्लीमेंट नोटेशन में 16 बिट्स यूज़ किए गए थे, या 2 कम्प्लीमेंट नोटेशन में 32 बिट यूज़ किया गया। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कि 2 कम्प्लीमेंट नोटेशन में 16 बिट यूज़ किए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। यूजिंग 4 बिट्स नंबर कैन रिप्रेजेंटेड बिटवीन +7 एंड -8। 4 बिट्स को यूज़ करने के लिए जो नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है वो +7 से -8 के दरमियान, यानी मैक्सिमम वैल्यू प्लस में 7 हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 8 बिट यूज़ करें तो मैक्सिमम नंबर हम 255 जो है स्टोर कर सकते हैं। अगर 16 बिट यूज़ करें तो हम 32,768 जो नंबर स्टोर कर दें मैक्सिमम। और अगर हम 32 बिट यूज़ करें तो हम ये नंबर जो नीचे बड़ा सारा दिया हुआ इतना नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो क्योंकि 16 बिट जो में हम 32,768 नंबर स्टोर कर सकते हैं, और उसमें हॉस्पिटल में भी जो सिस्टम था उसके 32,768 डेज पास हो चुके थे। उसके बाद उसने नेगेटिव वैल्यू पैदा करनी शुरू कर दी थी, प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी थी। तो इसमें कौन सा यूज़ जो था 16 बिट यूज़ किया था 32 का 2 कम्प्लीमेंट नोटेशन को यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए 16 बिट्स यूज़ किए गए थे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, डाटा बीइंग कंप्रेस्ड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द सेम वैल्यू। डाटा जो कंप्रेस किया जाता है वो सेम वैल्यू का लॉन्ग सीक्वेंस कहलाता है। वो यूज़ टेक्निक का कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? रिलेटिव इनकोडिंग, डिक्शनरी इनकोडिंग, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग या रन लेंथ इनकोडिंग। तो इसका देखते हैं। रिलेटिव इनकोडिंग या डिफरेंशियल इनकोडिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रीम ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ईच ऑफ द विच डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। जो स्ट्रीम ऑफ डाटा जो यूनिट पर मुश्तमिल होता है, और जो हर यूनिट होता है वो दूसरे से पहले वाले से जो होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है रिलेटिव इनकोडिंग। इसके अलावा डिक्शनरी इनकोडिंग में मैसेज इनकोडेड इन सीक्वेंस ऑफ रेफरेंस, यानी मैसेज इनकोडेड होते हैं वो रेफरेंस के साथ सीक्वेंस में जो इनकोडेड किए जाते हैं। जैसे हम नॉर्मल डिक्शनरी लें तो उसमें ABC के हवाले से जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं उसके मुताबिक, यानी रेफरेंस के साथ और सीक्वेंस के साथ। इस तरह डिक्शनरी कोडिंग में मैसेज सीक्वेंस रेफरेंस के साथ सीक्वेंस में इनकोड किए होते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग इज डन बाय हॉफमैन कोड के जरिए फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग करते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है कि लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द सेम वैल्यू वी यूज टेक्निक रन लेंथ इनकोडिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज एडवांटेज ऑफ MPEG और MP3 रिकम्प्रेशन। MPG या MP3 कंप्रेशन के क्या एडवांटेज है? तो हम इसमें 128 GB तक स्टोरेज कर सकते हैं, और 400 पॉपुलर सॉन्ग जो होते हैं वो सिंगल GB में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर MPG टेक्निक यूज़ करते हुए जो वीडियो रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफ़र रेट होता है वो 40 मेगापिक्सल होता है पर सेकंड, MB पर सेकंड होता है, और MP3 को यूज़ करते हुए भी ये 64 KB पर सेकंड होता है। तो इसका डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखने की, मशीन CPU एंड मेमोरी में भी कनेक्टेड बाय कलेक्शन ऑफ वायर कॉल्ड बस। मशीन का जो CPU होता है और मेमोरी होती है वो वायर की कलेक्शन के साथ जो होता है कनेक्ट किया जाता है, जिसे बस कहते हैं, ठीक है। तो बस की डेफिनेशन आपने याद रखनी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ इज डैश हैज एबिलिटी टू एक्सक्लूड लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिस्क, सिस्क, AB या नन ऑफ। पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
रिस्क कहते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और सिस्क को कहते हैं सेट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके जो एब्रीवेशन है वो आपने याद रखनी है। द रिस्क इज़ वन दैट CPU शुड बी डिज़ाइन टू एक्सिक्यूट मिनिमल सेट ऑफ जो मशीन इंस्ट्रक्शन। जो रिस्क होता है वो ऐसा CPU होता है जो मिनिमल मशीन इंस्ट्रक्शन के मिनिमल सेट को एक्सिक्यूट करता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये एफिशिएंट होता है, फास्ट होता है और लैक्स एक्सपेंसिव होता है। और इसकी एग्जांपल पावर PC जो आपने याद रखी। और सिस्क का जो है ये इसके एडवांटेज डेफिनेशन ये ऊपर वाली है, क्वेश्चन वाली। और इस एडवांटेज क्या है? ये मोर कम्प्लेक्स CPU दैन बेटर कोप विद। अगर कोई कम्प्लेक्स चीज़ आ जाए तो उसके साथ ये अच्छे तरीके से कोप करता है जो सिस्क होता है। इसकी एग्जांपल इंटेल प्रोसेसर है जो आमतौर पर जो लैपटॉप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आता है? लार्ज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को किस कौन सा जो यूज़ करते हैं हम? सिस्क यूज़ करते हैं, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ए रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू ए मेमोरी सेल इज कॉल्ड। रजिस्टर के कंटेंट को मेमोरी सेल में ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं? लोड इंस्ट्रक्शन, स्टोर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक लॉजिक ग्रुप या कंट्रोल ग्रुप। तो इसके कहते हैं मेरे ख्याल में स्टोर इंस्ट्रक्शन इसको करेक्ट ऑप्शन। करंट और रजिस्टर को मेमोरी सेल में करने के लिए हम स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। लोड इंस्ट्रक्शन क्या है? रिक्वेस्ट टू फिल द जनरल पर्पस ऑफ रजिस्टर विद कंटेंट ऑफ मेमोरी सेल। जनरल पर्पस रजिस्टर को मेमोरी सेल कंटेंट को फिल करने के लिए जो रिक्वेस्ट होती है उसे लोड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और अरिथमेटिक या लॉजिक ग्रुप क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंट्रोल यूनिट टू रिक्वेस्ट द एक्टिविटी विद इन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये ऐसे इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होता है जो कि कंट्रोल यूनिट को रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें। ठीक है, और इसके अलावा कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रादर दैन द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करवाते हैं उसे कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। ठीक है डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, स्टोर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज शिफ्ट दैट लीव द साइन बिट अनचेंज्ड आर कॉल्ड। ऐसी शिफ्ट जो साइन बिट को अनचेंज करवाती है वो क्या कहलाती है? सर्कुलर शिफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ने से पहले चैनल आपने लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है, मेरी एप्लीकेशन होती है, ताकि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो रेफरेंस के साथ और अच्छे एमसीक्यू लेकर आपके आ सकूँ। तो आपने सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। शिफ्ट दैट लीव द साइन बिट अनचेंज इज कॉल्ड सर्कुलर शिफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट या नन ऑफ दिस। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो इसको करेक्ट ऑप्शन अरिथमेटिक शिफ्ट आता है। सर्कुलर शिफ्ट क्या होती है? वन टेक्निक इज टू प्लेस द बिट दैट फेल ऑफ द राइट एंड इन द होल ऑफ द लेफ्ट इन द होल एट द लेफ्ट एंड आल्सो कॉल्ड रोटेशन। सर्कुलर सिंपल आपने याद रखना है कि सर्कुलर शिफ्ट को रोटेशन भी कहते हैं। और लॉजिकल शिफ्ट क्या होती है? टेक्निक टू डिस्कार्ड द बिट फॉल्स ऑफ द एज। जो एज पे जो बिट होती है उसको डिस्कार्ड कर देना, यानी उसको छोड़ देने को। ऑलवेज फिल दी होल विद ज़ीरो, और उसकी जगह जो हम ज़ीरो फिल कर देते हैं। एज में जो होती है बिट्स को उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ज़ीरो ख़त्म कर देते हैं, उसकी जगह ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, लॉजिकल शिफ्ट में। ठीक है, इसका शिफ्ट दैट लीव द साइन बिट अनचेंज, जो साइन बिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, अनचेंज रखता है उसको, उसे कहते हैं अरिथमेटिक शिफ्ट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपने चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। और इसका पार्ट 2 जो है वो उसका जो लिंक होगा वो भी मैंने दोनों इकट्ठे ही अपलोड करूँगा मैं। उसका पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर लाजमी तौर पर चेक करना। ठीक है, आपने चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे दूसरों को शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।